देखिए, आज हम दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसका अध्याय 3 देखेंगे कि अध्याय 3 के अधीन जो धारा 26 है उसके अनुसार किन किन न्यायालय के द्वारा अपराध का विचारण किया जा सकता है। कौन कौन से न्यायालय हैं जो किसी अपराध का विचारण कर सकते हैं। तो पहला जो है आईपीसी से संबंधित अपराधों के बारे में कहता है कि भारतीय दंड संहिता से संबंधित जो अपराध है उनका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। आईपीसी से संबंधित जो अपराध होते हैं उनका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो उसका विचारण किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऐसे अपराध जो आईपीसी से दंडनीय है उनका विचारण सबसे पहले किसके द्वारा किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर प्रथम अनुसूची में जो दर्शित न्यायालय है उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, उनका विचारण किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय कर सकता है आईपीसी से दंडनीय अपराधों का विचारण, सेशन न्यायालय कर सकता है, और फर्स्ट शेड्यूल में जो न्यायालय वर्णित है उनके द्वारा उस अपराध का विचारण किया जा सकता है। कौन से मामलों में, आईपीसी के मामलों में। इसके अलावा इसमें एक परंतु जोड़ा गया है कि जो कह रहा है कि जो 376 वाले मामले हैं, 376 ए बी सी डी और ई वाले जो मामले हैं उनसे संबंधित अगर कोई अपराध है तो उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा या महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। ऐसे अपराधों का विचारण जिसकी पीठासीन अधिकारी कोई कौन हो, महिला न्यायाधीश। 376 वाले मामले हैं ना, 376 वाले मामले हैं, इसमें ABCD सब आ जाते हैं ना, तो 376 अकेला लिखा है मैंने। 376 ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, ई है। इनसे संबंधित जो मामले हैं उनका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, उसका विचारण किसी महिला न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, किसी महिला न्यायाधीश द्वारा। ये याद रखेंगे आप, महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। 376 ही याद रखना है ना, वो तो पूरे मामले आएंगे जो 376 से संबंधित समस्त मामले वो सब आएंगे। तो 376 वाले मामले हैं, ABCD जितने भी प्रकार है सारे मामले वो किसी महिला न्यायाधीश द्वारा किए जाएंगे, सुने जाएंगे। और आईपीसी से दंडनीय अपराध सबसे पहले उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय और फर्स्ट शेड्यूल में जो न्यायालय वर्णित है उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, उनका विचारण किया जा सकता है। इसके अलावा ये कहता है कि अगर ऐसे कोई अपराध जो अन्य विधि में दंडनीय कोई अपराध है, अन्य विधि की बात कहता है कि अगर अन्य विधि में दंडनीय कोई अपराध है तो उनका विचारण कौन करेगा। तो अगर अन्य विधि में दंडनीय कोई अपराध है तो उस विधि में जैसा बताया गया उसके अनुसार उस न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, उसका विचारण किया जाएगा। इसमें पहला लिखा है ए, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लेखित है तो उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लेखित नहीं है तो अन्य विधि का संबंधित जो अपराध है उनका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, जैसा विधि में बताया गया, जिस न्यायालय को बताया गया है, जैसा बताया गया, जैसा जैसा क्या किया गया है, विधि में बताया गया है। जो भी विधि है उस विधि में जैसे जिस न्यायालय को बताया गया है, जैसा विधि में बताया गया है। क्या बताया गया है कि कौन सा न्यायाधीश सुनेगा, तो उस न्यायाधीश द्वारा क्या किया जाएगा, उन न्यायाधीशों द्वारा क्या किया जाएगा, उस मामले का विचारण किया जाएगा या अपराधों का विचारण लिया जाएगा। कौन सा, जैसा विधि में बताया गया, जैसा विधि कह देती है कि किस न्याय कौन सा न्यायालय सुनेगा तो उस हिसाब से किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए विधि तो है लेकिन उसमें न्याय कोई ये नहीं बताया गया है कि कौन सा न्यायाधीश या कौन सा न्यायालय उसका विचारण करेगा, तो ऐसे मामलों में कौन करेगा फिर विचारण, ऐसे मामलों में फिर उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां बताया ना गया हो किसी विधि में कि कौन सा न्यायाधीश सुनेगा या कौन सा न्यायालय सुनेगा, तो ऐसे मामलों में किसके द्वारा सुना जाएगा, फिर उच्च न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा, या फिर फर्स्ट शेड्यूल में जो या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसका द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है। तो या तो फिर जहां बताया नहीं गया हो किसी विशेष विधि में कि कुछ न्यायालय द्वारा सुना जाएगा तो हाईकोर्ट सुनेगा, या फिर क्या है प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में जो दर्शित न्यायालय हैं उनके द्वारा सुना जाएगा। कौन के द्वारा सुना जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा सुना जाएगा जब बताया ना गया हो विधि में, जो विशेष विधि है, स्पेशल विधि है या अन्य विधि है उसमें जब बताया ना गया हो तो हाईकोर्ट सुनेगा, या फिर फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया है, प्रथम अनुसूची में बताया गया है, वो न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, उसका विचारण किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, धारा 26 में क्या है, अपराधों का विचारण, कि कौन कौन से न्यायालय अपराधों का विचारण कर सकते हैं। महिला वाले मामलों में महिलाओं को सुना जाएगा, है ना, महिला न्यायाधीश होना चाहिए, आपको याद करना है। इसके बाद जो है धारा 27 जो है किशोरों के मामले से संबंधित है। धारा 27 इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है।
यहाँ लिख लेते हैं धारा 27। धारा 27 कैसे संबंधित है? किशोरों के मामलों से संबंधित, किशोरों के मामले से संबंधित है धारा 27। कि धारा 27 कौन से है? किशोरों से। तो पहले तो इसको देखना है कि भाई किशोर कौन होता है। ऐसा बालक जो 16 वर्ष से कम आयु का है। किशोर कौन है? ऐसा बालक जो कितने वर्ष से कम आयु का? 16 वर्ष। किशोर की आयु कितनी है ये याद रखना है आपको, 16 वर्ष से, ना कि 18 है। याद रखना है, 18, 21 और 16 कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो किशोर कौन है? जिसकी आयु 16 वर्ष से कम की। इसमें 16 ही वर्ष है, ठीक है, 16 वर्ष से कम आयु की। देखिए इसमें क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं। किन अपराधों का विचारण करेगा किशोर न्यायालय? मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए, तभी किशोर धारा 27 के तहत न्यायाधीश उस मामले का क्या करेगा? विचारण करेगा। तो ये याद रखना आपको, जो अपराध कैसे हैं? जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, केवल उन मामलों में वो क्या करेगा? अपराध का विचारण करेगा। और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है। तो यहाँ लिखा है कि 16 वर्ष से कम है। कैसे अपराध हैं? जो आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है, उन मामलों में। तो याद रखना, किन मामलों में? जो आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय ना हो, और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाए जिसकी आयु जब वो न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तब उसकी आयु 16 वर्ष से क्या हो? कम हो। तब न्यायालय क्या करेगा? तब कौन सुनेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ये पूछा जाता है किसके द्वारा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये आपको याद रखना है। कौन सुनता है इनके मामले किशोरों में? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये याद रखना है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सुने जाएंगे उसके मामले, है ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया। तो पहला तो ये कह रहा है कि सीआरपीसी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा, या फिर जिनका जो अधिनियम बना है किशोर न्याय अधिनियम, उसके अधीन जो कोई न्याय जो मजिस्ट्रेट को सशक्त किया गया है वो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? उस मामले का विचारण किया जा सकता है। किशोरों के मामले का विचारण किया जा सकता है। जो उसकी विधि बनाई गई है, किशोरों की जो विधि बनाई गई है उसके अनुसार अगर किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सक्षम किया गया है तो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा भी उसका विचारण किया जा सकता है। अब देखिए सिंपल है, ये आपको याद रखना है, बस इसमें 16 वर्ष की आयु याद रखना है आपको, धारा 27 याद रखना है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखना है। और अगर किशोर न्यायालय के अधीन कोई न्यायाधीश सशक्त है तो वो भी सुन सकता है ना। तो वो अन्य कोई विधि है तो किशोर न्याय विधि बनी हुई है, तो उनके द्वारा क्या किया जा सकता है? इनका विचारण किया जा सकता है। अब देखिए आप ये दंडादेश के बारे में कह रहे हैं धारा 28, सेक्शन 28 जो है दंडादेश के बारे में उपबंध करता है कि भैया जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय कौन कौन से दंड दे सकते हैं। इसमें दो न्यायालयों की बात कह रहा है, उच्च न्यायालय और कौन सा है? सेशन न्यायालय। ये कौन कौन से दंड दे सकते हैं? तो देखिए पहला कहता है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, कोई भी। ठीक है, तो इतना लिख दिया मैंने। विधि द्वारा प्राधिकृत क्या कर सकता है? कोई भी दंडादेश दे सकता है। कौन दे सकता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं इसमें। तो उच्च न्यायालय कौन सा दंडादेश दे सकता है? दंडादेश मतलब सजा, कितनी सजा दे सकता है किसी व्यक्ति को? तो जो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, जो विधि द्वारा जो दंड के प्रकार है उनमें से कोई भी प्रकार का, वो किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है, कितनी भी सीमा तक, जो भी सीमा निश्चित की गई है उन सीमा तक कोई भी दंडादेश वो दे सकता है। देखिए अब दूसरा कहता है सेशन न्यायाधीश जो है वो कौन सा दंडादेश दे सकता है, या कह लीजिए सेशन न्यायाधीश कितनी अवधि तक की सजा दे सकता है, ये बात कह रहा है। तो सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश दोनों की बात कह रहा है। सेशन और अपर, सेशन और अपर, सेशन और अपर सेशन और अपर सेशन न्यायाधीश की बात कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश
के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता हो। तो ये भी विधि द्वारा प्राधिकृत जो है दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाई, एक शर्त लगाई है सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश के लिए कि जब ये मृत्यु दंड की सजा देते, मृत्यु दंड की सजा देते हैं तो उसकी पुष्टि कराना पड़ेगी। किससे कराई जाएगी उसकी पुष्टि? उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा कराना आवश्यक है, उच्च न्यायालय द्वारा। उसकी पुष्टि किससे करानी आवश्यक है? उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि कराना आवश्यक है। ये आपको याद रखना है, सिंपल है ये, कोई आप सब बच्चों को आते होंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। देखिए सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायाधीश क्या दे सकता है? कोई भी दंडादेश, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंडादेश की पुष्टि किससे की जाएगी? उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। बोलिए कुछ बोल। सर इसकी सहमति दो न्यायाधीश देंगे ना सर, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट मृत्यु दंड की पुष्टि में? उसके आगे आएगा, अपन पढ़ेंगे उसकी हाई कोर्ट के दो न्यायाधीश द्वारा पुष्टि होती, वो आगे आएगा, ये भी आएगा, लेकिन अभी यहाँ नहीं आएगा, वो आगे आएगा। तो यहाँ तो केवल दंडादेश की बात करेंगे, है ना। देखिए इसके बाद देखिए सहायक सेशन न्यायाधीशों की बात करता है। सहायक सेशन न्यायाधीश, जो सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे, सहायक सेशन न्यायाधीश, ये कितना दंडादेश दे सकते हैं? सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंडादेश दे सकते हैं? तो ये कहता है सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश। इसका मतलब है कि सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक के कारावास से जो दंडनीय का क्या दे सकते हैं? सजा दे सकते हैं। सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी अवधि तक की सजा दे सकते हैं? 10 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास की। 10 वर्ष से अनधिक मतलब इससे अधिक नहीं हो सकती, अनधिक, अनधिक अवधि के कारावास की सजा दे सकते हैं। तो ये सेशन, इसमें आपका हाई कोर्ट हो गया और सेशन हो गए। सेशन में आपके अपर भी हो गया और इसमें सहायक सेशन न्यायाधीश भी हो गया। सेशन और अपर तो सेम सजा देते हैं ना, सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश को सेम पावर है सजा के मामले। सहायक को थोड़ा सा कम पावर दिया गया है। तो सहायक कितनी दे सकता है? 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय सजा दे सकता है, इससे अधिक नहीं दे सकता है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन जो है 29 है, वो मजिस्ट्रेटों के बारे में कहता है कि मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं। याद रखना सेक्शन 28 जो है हाई कोर्ट और सेशन के बारे में है। सेशन में पूरे ये भी आते हैं, अपर और सहायक भी आते हैं ना, इसीलिए। और सेक्शन जो 29 है वो मजिस्ट्रेटों की बात कहता है। मजिस्ट्रेटों की बात कहता है कि भैया मजिस्ट्रेट जो है कितनी सजा दे सकते हैं, जो इनसे नीचे के होते हैं वो कितनी सजा देते हैं। सीजीएम वगैरह भी आएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो सीजीएम ही आएगा, है ना। मजिस्ट्रेटों में सबसे बड़ा कौन होता है? सीजीएम होता है। तो सीजीएम की बात करेंगे कि सीजीएम कितनी दे सकता है। तो ये कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। तो ये कितना दे सकता है? इसका मतलब क्या है? ये कितना अवधि तक दे सकता है? 7 वर्ष से अनधिक अवधि तक, 7 वर्ष से अनधिक। तो इतना ही याद रखिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि तक का दंडादेश दे सकता है? 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय जो सजा है वो दे सकता है। तो 7 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है। कौन दे सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन दे सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध है की सजा दे सकता है। मतलब 7 वर्ष तक की वो सजा आपको दे सकता है। कौन दे सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास कौन आता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, है ना। तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो है वो कितनी सजा दे सकता है? ये लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का या 10,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो इसके लिए बताया गया कि वो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो कितनी अवधि? 3 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय या फिर जुर्माना। इसमें जुर्माना भी बताया कि कितना जुर्माना लगा सकता है? 10,000 रुपए तक का। तो ये कितना जुर्माना लगा सकता है? 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है या सजा और जुर्माना दोनों दे सकता है। तो कितनी सजा दे सकता है? 3 वर्ष तक। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात करें, फर्स्ट क्लास, है ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है कितनी अवधि तक का कारावास दे सकता है? 3 वर्ष तक का। और कितना जुर्माना लगा सकता है? 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।
या फिर दोनों भी दे सकता है, 3 वर्ष की सजा भी दे सकता है और 10,000 रुपये जुर्माना भी लगा सकता है, दोनों एक साथ भी दे सकता है ना, तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा फर्स्ट क्लास, इसके अलावा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनकी बात कहता है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो कितनी दंडादेश दे सकते हैं। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट केवल 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है। कितना? 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है, या फिर जो जुर्माना भी लगा सकता है। जुर्माना कितना लगा सकता है? ये 5,000 रुपये तक। कितना लगा सकता है? 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, या फिर दोनों एक साथ दे सकता है कि 1 साल की सजा भी दे दी और 5,000 रुपये जुर्माना भी लगा दिया। तो 1 साल तक की सजा या 5,000 रुपये तक का ये जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्या होता है, बच्चे गलत कर देते हैं। हालांकि है तो बहुत इजी क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। अगर ध्यान से ना पढ़े तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए इसको आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि भैया सहायक सेशन न्यायाधीश कितना जुर्माना लगा सकता है। चूंकि इसमें जुर्माने की रकम तो है नहीं, तो इस लिख सकते हैं कितना भी लगा सकता है। सहायक सेशन न्यायाधीश जो है कितना जुर्माना, कितना भी लगा सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मामले में भी जुर्माने की बात नहीं, तो ये भी कितना भी लगा सकता है। लेकिन जुर्माने की बात इन दोनों के लिए है, ये दोनों को जुर्मानों की रकम से बांधा है। ये 10,000 दे सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और ये सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो 5,000 दे सकता है। बाकी जो इतने मजिस्ट्रेट है उनके लिए जुर्माने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। इससे ऊपर के सीजीएम भी कितना भी जुर्माना लगा सकता है, सहायक सेशन न्यायाधीश जो है वो भी कितना भी जुर्माना लगा सकता है, सेशन भी लगा सकता है ना, है, और अपर सेशन भी लगा सकता है। तो इनके लिए कोई जुर्माने की रकम नहीं है, लेकिन इनके लिए जुर्माने की रकम है, तय है। इससे ज्यादा ये जुर्माना नहीं लगा पाएंगे, है ना। बाकी जो मजिस्ट्रेट है वो कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए ये कहता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां। इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ जो हो रहा है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अगर बात आए तो वो कितना सजा देगा? जो सीजीएम देता है, जो सीजीएम देता है, यानी 7 वर्ष तक के कारावास की सजा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दे सकता है, क्योंकि उसी रैंक का होता है ना। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? 7 वर्ष तक के कारावास की, जो सीजीएम के द्वारा दी जाती है ना, उतनी। इसमें लिखा है ना कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा देता है। तो इस जो सीजीएम है जो सजा देता है वही सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी दी जा सकती है। इसके अलावा कहता है कि महानगर मजिस्ट्रेट कितना देगा। महानगर मजिस्ट्रेट को वो शक्तियां जो होंगी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को होती। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कितनी है? 3 वर्ष तक की सजा। तो महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा? एमएम लिख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, तो एमएम कह देते हैं इसको। तो एमएम है या महानगर मजिस्ट्रेट है वो कितनी दे सकता है? वो 3 वर्ष तक की कारावास की सजा दे सकता है, या 10,000 रुपए तक का क्या कर सकता है? जुर्माना लगा सकता है। एमएम महानगर मजिस्ट्रेट कितना, इस तरीके से भी पूछते हैं लोग, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान में रखें जब एक ही रैंक के होते हैं, जो जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी महानगर क्षेत्र में चला जाए, आप तो ये याद रखो कि अगर मान लो कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसका किसी महानगर क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाए तो वहां क्या कहलाएगा? वहां वो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और मान लीजिए कोई सीजीएम साहब है, उनका ट्रांसफर किसी महानगर क्षेत्र में हो जाए, इंदौर हो जाए, है ना, भोपाल हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वहां मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। एक ही होते हैं, लेकिन अगर वो महानगर में पहुंच जाते हैं तो महानगर लग जाता है नाम के आगे। बस इतना याद रखें तो आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर महानगर में पहुंच गए तो महानगर लग जाएगा, पद वही रहेगा, महानगर और जुड़ जाएगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। मुख्य के आगे महानगर, मुख्य के बाद क्या लिख देंगे? महानगर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। और ये महानगर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की जगह क्या कहलाएंगे? महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। बस इतना सा अंतर होता है। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। जुर्माने में व्यतिक्रम की बात कह रहा है कि क्या होता है अगर जुर्माने में व्यतिक्रम किया जाए। देखिए धारा 30 सेक्शन 30 ये जुर्माने की बात कहता है कि भैया जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंड है।
कि आपने जुर्माना जो आपको लगाया है और अगर आप उसमें व्यतिक्रम करते हैं, लेट लतीफी करते हैं, तो आपको कितना कारावास दिया जाएगा। जब आप जुर्माना देने में लेट लतीफी करते हैं या व्यतिक्रम करते हैं, डिले करते हैं, तो आपको कितने दंड से दंडित किया जा सकता है। देखिए इसमें पहला क्लॉज कहता है कि किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर उतनी अवधि के कारावास से अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो केवल इसमें ये कहा गया है कि विधि द्वारा प्राधिकृत है। अब अपन नीचे पढ़ते हैं कि क्या प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि लिखा है धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। तो पहला तो याद रखिए जी क्या कह रहा है, कितनी सजा दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, इतना कहा है। कितनी सजा, जुर्माना अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है तो कितनी सजा दी जा सकती है, विधि द्वारा प्राधिकृत जो भी सजा है, मतलब विधि जो भी प्रावधान करती है उतनी सजा उसे दी जा सकती है, प्राधिकृत। तो कौन सी सजा दी जा सकती है, जो विधि प्राधिकृत करती है, सजा देने के लिए उतनी सजा दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझिए। धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं है। धारा 29 में क्या था, मजिस्ट्रेटों द्वारा सजा देने की बात कह रहा था ना, कि मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं। धारा 29 में मजिस्ट्रेट ही थे, धारा 29 में मजिस्ट्रेटों की शक्ति थी। तो कह रहा जितनी मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं है। मान लो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात करें हम, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे रहा था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का दे रहा था, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का, यानी वो 3 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात करें तो वो 1 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता, है ना। तो इससे अधिक वो सजा नहीं दे सकते, है ना, ये कह रहा है। ये कह रहा है कि धारा 29 के अधीन प्राधिकृत है, उससे अधिक ये सजा नहीं दे पाएंगे। मतलब जिनकी जितनी इनकी क्षमता है उससे अधिक सजा ये नहीं दे सकते। दूसरा देखिए, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहां उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए ना कि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। तो ये कह रहा है कितनी दी जाएगी, मजिस्ट्रेट कितनी दे सकता है, चौथाई। ये कह रहा है उस अपराध की सजा जो है उसकी चौथाई, 1/4 सजा दी जा सकती। कब, जब वो जुर्माना अदा नहीं करता। तो ये कह रहा है 1/4 काय का, जुर्माने का 1/4 की सजा का। ये कह रहा सजा का, किस सजा का, जो मजिस्ट्रेट देने के लिए सक्षम है उसका 1/4। मान लीजिए जो अपराध किया गया है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उस अपराध में जो भी सजा होती है उसका 1/4 जो सजा होती है मुख्य दंडादेश में अधिनिर्णित किया गया है, वहां उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक ना होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए ना कि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर दंड देने के तौर पर देने के लिए सक्षम है। तो जो अपराध किया है उसकी जो सजा है, अपराध की सजा, अपराध की जो सजा है जो मजिस्ट्रेट दे सकता है आपको, उसका 1/4 से क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कब, जब वो जुर्माना अदा नहीं करता। लेकिन 1/4 भी ऐसे होगा कि उस मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, उस मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/4 भी कैसे देगा, कि उसकी मजिस्ट्रेट की शक्ति से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, है ना, कि भैया 1/4 पता पड़ा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है और 1/4 पता पड़ा 1.5 साल निकलना, तो ऐसे नहीं 1/4 नहीं होगा, है ना। 1/4 तो देगा, लेकिन तब देगा जब उसकी शक्ति से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। 1 साल ही दे सकते हो आप, 1 साल में जितना 1/4 निकल रहा हो उनकी सजा का, तो उस हिसाब से तो इनकी ऊपर उसकी जो दंडादेश देने की क्षमता है उससे ऊपर नहीं निकलना चाहिए, तो 1/4 दे सकते हैं। काय के, जो अपराध की जो सजा है जो देने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है उसका 1/4। जो किसी भी अपराध में, मान लो चोरी का है, डकैती का है, या कोई जुर्माना मजिस्ट्रेट ने लगाया है, तो जो चोरी का अपराध है उसमें जो भी अधिकतम सजा होती है उसका क्या, 1/4, उसका 1/4 निकाला जाएगा, उसके हिसाब से उसे एक्स्ट्रा दंड भोगने के लिए कहा जा सकता है। अब लिखा है दूसरा, ये कह रहा है कि जो 1/4 की जो सजा है वो दंडादेश के अतिरिक्त होगी। कैसे होगी, अतिरिक्त। अतिरिक्त कैसे होगी, अतिरिक्त मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 साल की सजा थी और साथ में जुर्माना था। अब जुर्माना उसने भरा नहीं तो उसके लिए 1/4 सजा होगी। तो 1 साल की सजा तो वो भोगेगा प्लस 1/4 जो भी, मान लो 2 महीने 3 महीने जो भी बन रहे हैं, तो वो 3 महीने अलग से भोगेगा। इसमें नहीं, इसमें जो मुख्य सजा है इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसने जुर्माना नहीं दिया, मान लो उसको 3 महीने की सजा एक्स्ट्रा पड़ी 1/4 निकाल के, तो फिर वो 13 माह की क्या करेगा, सजा भुगतेगा। 1 साल की तो वो क्या करता, भुगत ही रहा था, और 3 माह की वो एक्स्ट्रा भुगतेगा। किस लिए, क्योंकि उसने जुर्माना नहीं किया था। तो ये सजा कैसी होगी, अतिरिक्त होगी, उसके साथ इसको नहीं जोड़ा जाएगा।
अब देखिए इसको समझ लीजिए, जो नीचे जो सेक्शन दिया है सेक्शन 31, लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको देखिए, ये दो अपराधों की बात कह रहा है, जब एक साथ दो अपराध होते हैं ना, उसके बारे में कह रहा है धारा 31। इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा है तो सरल, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये कह रहा है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर मामले में दंडादेश। ये कह रहा है आपका एक ही ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कैसा है? एक ट्रायल चल रहा है, ट्रायल तो एक ही है लेकिन उसमें कई मामले हैं, है ना, उसमें कई मामले हैं, अलग अलग मामले हैं, है ना। तो अलग अलग मामले हैं, तो उनमें सजा अगर दंडादेश दिया जाता है, एक ही विचार में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि, कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि। मान लो किसी अपराध, किसी मामले में दो मामले हैं, तीन मामले हैं, चार मामले, जितने भी दो या तीन मामले हैं, मान लो दो मामले हैं, मान लो आपके किसी जो विचारण चल रहा है उसमें दो मामले हैं, है ना, एक ये मामला हो गया, एक ये मामला हो गया, ये दो मामले हैं अलग अलग। तो इनकी बात कह रहा है कि तो तब इस दशा में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, अधिकतम कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, और मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है ना। तो वो अपन समझेंगे। देखिए ये क्या कहता है। पहला, जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दोषित किया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम में एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिनका न्यायालय निर्देश दे। तो पहला क्लॉज तो कुछ नहीं कह रहा, पहला क्लॉज तो ये कह रहा है कि दोनों जो न्यायाधीश है, जो न्यायालय है, वो अलग अलग सजा हर दोनों में क्या दे सकता है। इसमें अलग सजा, मान लो इसमें 2 साल की दे दी, इसमें 3 साल की दे दी, ऐसे सजा दे सकता है। या इसमें 2 साल की दे दी, इसमें 1 साल की दी, या मान लो इसमें 2 साल, इसमें 2 साल। और उसमें कह रहा है कि अगर न्यायाधीश ने ये नहीं लिखा है कि सजाएं एक साथ भोगी जाएंगी, तो फिर वो क्या होंगी, एक के बाद एक चालू होंगी। मजिस्ट्रेट अपने डिसीजन में लिख देते हैं कि सजाएं एक साथ भोगी जाएंगी। एक साथ भोगी जाएंगी तो 2 वर्ष, मान लो 3, यहाँ 3 कर देते हैं, चलिए यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, अब उसने लिख दिया कि एक साथ सजा भोगी जाएंगी, तो अधिकतम सजा कितनी है, 3 है, 3 में 2 पूरे हो जाएंगे, है ना, तो 3 ही साल में वो छूट जाएगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं लिखा तो क्या होगा, या मजिस्ट्रेट स्पेशली लिख देता है कि एक के बाद एक भोगी जाएंगी, या लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं भी लिखा तो माना जाएगा फिर एक के बाद एक चलेगी। मतलब पहले ये सजा 2 साल पूरी हो जाएगी, उसके बाद 3 साल फिर ये चलेंगे, तो टोटल कितने साल में छूटेगा, 5 वर्ष बाद वो छूटेगा, है ना। ये कह रहा है, ये पहला क्लॉज क्या कह रहा है, अगर न्यायाधीश लिख देता है कि एक साथ भोगी जाएंगी, तब तो ठीक है, एक ही साथ भोग लेंगे। एक साथ भोगी जाएंगे तो जो अधिकतम सजा उसी में, ये न्यूनतम तो नहीं कहेंगे, ये जो पहली सजा थी वो उसी में इंक्लूड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो वो भुगत ली जाएगी, तो अधिकतम 3 साल में छूट जाएगा। लेकिन अगर वो लिख देता है कि अलग अलग भोगी जाएंगी, या फिर लिखता ही नहीं है कुछ, तो फिर वो एक के बाद एक भोगी जाएंगी। पहले 2 साल की काटेगा, फिर 3 साल की काटेगा, तो टोटल 5 साल बाद क्या करेगा, वो छूटेगा, है ना। तो इस तरीके से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। अब देखिए ये क्या कहता है, दंडादेशों की क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कोई अपराधों के लिए संकलित दंड से अधिक है, जो उस न्यायालय वह अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। ये एक और चीज जोड़ दी उन्होंने कि अगर मान लीजिए 2 अपराध हैं, पहला अपराध है ये और दूसरा अपराध है। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की ही बात कर लो, कितनी सजा देता है, 3 वर्ष तक की सजा देता है। इसको उदाहरण मान लो अपन के, भैया 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। अब 2 अपराध थे इनके, तो 3 साल की सजा थी, एक अपराध में इन्होंने 2 साल की सजा टिका दी, एक अपराध में इन्होंने 3 साल की सजा टिका दी, है ना। अलग अलग अपराध थे, विचारण भले ही एक हो रहा था, लेकिन अपराध तो अलग अलग थे, है ना। तो केवल इस कारण से आप ये नहीं कह सकते कि टोटल मिला के कितनी सजा हो गई, 5 वर्ष हो गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया इनकी जो सजा देने की क्षमता थी उससे ज्यादा सजा इनको हो गई। इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इनको वरिष्ठ न्यायालय में भेजा जाए, इनकी क्षमता नहीं है। क्षमता क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग दिए ना, पहले में क्या दिया, 2 साल दिया, अपनी क्षमता के अंदर ही दिए ना पहला अपराध में, दूसरे अपराध में भी 3 दिया, ये भी इनकी क्षमता के अंतर्गत आता है। तो दोनों, लेकिन दोनों मिला के क्या हो रहा है, दोनों मिला के लेकिन क्या अवधि हो रही, 5 साल हो रही। तो इस आधार पर आप वरिष्ठ न्यायालय में जाने के लिए नहीं कह सकते
अपराधी के भैया वरिष्ठ न्यायालय में जाएंगे, इनकी तो क्षमता ही नहीं, ये तो 3 ही साल तक की सजा दे सकते हैं, टोटल बोले हमारी 5 साल की सजा होगी, है ना। तो इस आधार पर आप वरिष्ठ न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। ये कब परिस्थिति किस मामले में लागू होगी, जब एक ही विचारण में 2 या 2 से अधिक अपराध होते हैं, उस मामले में लागू होगी ये कंडीशन। जब विचारण एक ही है लेकिन अपराध कई है, 2 है, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं, तो 2 या 3 अपराधों का विचारण एक साथ हो रहा है, तो उन मामलों में ये लागू होता है। ये नियम कौन से मामलों में लागू होता है, जब संयुक्त विचारण होता है, क्या कह लीजिए, जब विचारण एक ही होता है और अपराध उसमें एक या एक से अधिक होते हैं, तो उन मामलों में ये लागू होता है। भले ही दोनों की मिला के उसकी अधिकारिता से तो ऊपर निकल गई ना, 3 साल देता है लेकिन ऊपर निकल गई, तो ये आप वरिष्ठ न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए अब इसके बाद परंतु कह रहा है, इसमें परंतु भी, इसको भी समझना जरूरी है। किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखिए, ये लिमिट बना दी है कि दोनों अपराध हो या तीनों अपराध हो, जितने भी अपराध हो, किसी भी अवधि, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में कितने वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो सजा है 14 वर्ष, याद रखना है आपको, 14 वर्ष। ये कह रहा है किसी भी अवस्था में जो सजा है वो 14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, ये लिमिट बना दी है कि इससे अधिक सजा नहीं होगी। आपने सजा दी, एक मजिस्ट्रेट ने इसमें 2 साल 3 साल, या मान लीजिए इसमें 7 साल चुका दी, इसमें 8 साल, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि 7 और 8 16 हो जाएंगे, तो इससे अधिक नहीं होगी। हाँ, 7 7 14 15 हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप क्या है, सजा नहीं दे सकते। तो अधिकतम लिमिट उनने फिक्स कर दी कि दोनों अपराध मिला लो या तीनों अपराध मिला लो, तो मिलाने के बाद भी जो सजा होगी वो 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो फाइनल है, इससे अधिक सजा आप नहीं दे सकते भले ही मजिस्ट्रेट। तो ये याद रखना है कि किसी भी अवस्था में 14 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा भी देखिए इसका। तो पहला नियम तो आप याद रखना कि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी, भले विचारण एक चल रहा हो और कई अपराध हो, तो भी सब मिला करके सजाएं जो हैं, जितने भी अपराध हैं, उनके 2 अपराध हैं, 3 अपराध हैं, उनमें जो सजाएं अलग अलग दी जाएंगी वो कुल मिला के 14 वर्ष से अधिक की नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए है ना, ये कॉमन नियम है, ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चन आता है कि जब अपराध एक साथ हो रहा है तो कितनी अवधि से अधिक की सजा नहीं हो सकती, 14 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती। अब मजिस्ट्रेटों की बात करेंगे। देखिए संकलित दंड उस दंड की मात्रा से दुगने से अधिक ना होगा जिसे उस अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। अब जो मजिस्ट्रेटों पे बाउंडेशन कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया कि मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट जितना दंड दे सकता है, अगर अपराध कोई ऐसा अपराध है, कोई ऐसा विचारण होगा जिसमें 2 अपराध हैं, तो ऐसे अपराधों की दशा में जितना वो दंड मजिस्ट्रेट दे सकता है उससे वो दुगनी सजा नहीं दे सकता। मतलब क्या मतलब इसका, मान लो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, 3 साल की सजा दे सकता है। तो ऐसे मामलों में जहां एक ही विचारण में 2 अपराध हैं, ऐसे विचारण में, ऐसे अपराधों में, ऐसे विचारण में कहिए, ऐसे विचारण में जहां 2 अपराध का विचारण एक साथ हो रहा है, ऐसे मामलों में दुगनी से अधिक नहीं दे सकता का मतलब क्या है जी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी सजा देता है, 3 साल तक की सजा, तो 3 + 3 कितना दे सकता है जी सजा, ये 6 साल से ऊपर की सजा नहीं दे पाएगा। कौन से मामलों में, जहां 2 अपराध है, एक साथ 2 अपराध है, एक ही विचारण में 2 या 3 अपराध है, उन मामलों में कह रहा है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितने से अधिक सजा नहीं दे सकता, 6 वर्ष से। 3 मतलब दुगनी दे सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट दुगनी दे सकता है, लेकिन उस दुगनी से अधिक नहीं दे सकता। और एक नियम ये भी है, दोनों नियम, अब दोनों में क्या होगा देखिए। इसके अलावा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, 1 वर्ष, तो 1 का दोगुना कर दो, कितनी सजा दे सकता है, 2 वर्ष, इससे अधिक नहीं दे सकता। इसके बाद आ जाइए आप, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, उसके बाद आपका कौन सा मजिस्ट्रेट रहता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएमजी रहते हैं। सीजीएमजी कितनी सजा दे सकते हैं, 7 साल की सजा, तो 7 + 7 कितनी सजा हो जाएगी, 14, 14 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष का तो नियम है ही, है ना। तो 14 वर्ष की ये भी दुगनी सजा दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, 14 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, ठीक है। अब पहले, हाँ पहले पूरा लिख लें, तो पहले पूरा नहीं, पहला ये लिख लेते हैं, इतना समझ लीजिए पहले। देखिए तो सीजीएम कितनी दे सकता है, 7 साल की सजा तो सीजीएम देता ही है। जब अपराध ऐसे हैं जहां 2 या 2 से अधिक अपराधों का एक साथ विचारण हो रहा है, तो ऐसे मामलों में कितनी सजा दे सकता है सीजीएम, 14 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब किसी एक ही विचारण में, ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब एक ही विचारण में
कोई न्यायाधीश, या लिख दिया जब एक ही अपराध, जब एक ही विचार में दो या दो से अधिक अपराधों का विचारण चल रहा है। एक ही अपराध में ऐसे लिख देंगे कि एक ही अपराध में आ चुका है, आता भी है, एक ही अपराध में दो या दो से अधिक अपराधों का विचारण चल रहा है, अपराधों का विचारण चल रहा है। अब उनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट रख देंगे, विचारण चल रहा है, तो उन्होंने लिख दिया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कुल कितनी अवधि का दंडादेश पारित कर सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी अवधि का पारित कर सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आप तो जानते हैं कि 3 ही वर्ष का था, तो 3 वर्ष, यहाँ आंसर 3 वर्ष नहीं होगा, यहाँ आंसर क्या होगा 6 वर्ष, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है आपसे कि ऐसे अपराधों में जहां दो या दो से अधिक, ऐसे विचारण में एक ही अपराध के दो या दो से, या ऐसे लिख दीजिए एक ही अपराध के ऐसे विचारण में, लिख दीजिए ऐसे विचारण में जहां दो या दो से अधिक अपराधों का एक साथ विचारण चल रहा है, तो ऐसे मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कुल कितनी दंडादेश की अवधि से किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। तो कितनी अवधि से दंडित कर सकता है, आपको दुगने का नियम पता होगा तभी आप लगा पाएंगे। दुगना मतलब 6 साल, 3 साल देता है, 6 3 का दुगना कितना हो जाएगा 6 साल। अगर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पूछता है तो कितना हो जाएगा 2 साल। अगर वो जो पूछता है कि सीजीएम कितना देगा तो 14, या फिर वो ये क्वेश्चन यही पूछता है कि कुल अधिक, ऐसा दोहरा जो एक ही विचारण दो या दो से अधिक अपराधों का विचारण होता है, तो ऐसे मामले में कुल कितनी अवधि से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, तो उसका आंसर होगा 14 वर्ष, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ गई। अब बात आती सहायक सेशन न्यायाधीश की। सहायक सेशन न्यायाधीश की अब अगर अपन कहें तो सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी सजा दे सकता है, 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है। लेकिन यहाँ दुगने का नियम इस पे लागू नहीं होगा, इस पे दुगने का नहीं होगा, क्योंकि दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 10 कितने हो जाएंगे 20, और ये नियम क्या कह रहा है 14 से अधिक नहीं होगी। तो ये सीजीएम भी दुगना यहाँ नहीं दे पाएंगे, ये नियम इन पे लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, इन पे लागू नहीं हो रहा है। ये अगर सीजीएम जी के, सॉरी सीजीएम नहीं कह रहे, सहायक सेशन न्यायाधीश की बात करें तो सहायक सेशन न्यायाधीश से सहायक सेशन न्यायाधीश पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी सजा देता है 10 वर्ष तक की सजा देता है, और 10 की दुगनी करोगे तो 20 हो जाएगी। लेकिन ये पहला नियम कह रहा है कि 14 साल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होगी। भले ही आप दुगनी कर सकते हो, लेकिन 14 से दुगनी नहीं कर सकते, इतनी ऐसी दुगनी नहीं कर सकते कि वो सजा 14 से दुगनी हो जाए, 14 से अधिक हो जाए। आप दुगना तो दे सकते हो, लेकिन इस तरीके से दुगना नहीं दे सकते कि वो सजा 14 से अधिक हो जाए, तो ये नियम है। तो इन पे ये लागू नहीं होगा कि भैया ये कितना दे सकते हैं ना, इन पे ये भी 14। इसमें भी अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया एक ही विचारण में जब दो या दो से अधिक अपराधों का विचारण चल रहा है, तो सहायक सेशन न्यायाधीश अधिकतम कितनी अवधि के कारावास से दंडित कर सकता है। तो आपको तो पता है 10 वर्ष देता है, तो आप उसका 10 का दुगना नहीं कर सकते हैं, वहां आपको ये नियम लगाना पड़ेगा 14 वर्ष। तो आंसर क्या होगा 14 वर्ष, क्योंकि ये नियम लागू होगा फिर। तो कौन से कितने चाहे सहायक सेशन न्यायाधीश बने रहे, तो वो जब दो अपराधों में सजा देंगे तो भी वो इस तरीके की सजा नहीं दे सकते कि वो 14 वर्ष से अधिक हो जाए, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि इनकी सजाएं कम है तो 14 से ऊपर निकल ही नहीं रही है ना, तो दुगनी हो रही। लेकिन सहायक सेशन न्यायाधीश के मामले में तो दुगना अगर होगा तो 20 हो जाएगा, तो ऐसे में नियम होगा, ऐसे में आंसर होगा 14 वर्ष। ये भी 14 वर्ष से अधिक नहीं दे सकते, सेशन भी होगा तो वो भी 14 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता। कब, जब एक ही विचारण में दो या दो से अधिक अपराधों का विचारण किया जाता है। ये आप ध्यान से देखना है। कहाँ था, पेज निकल गया। बस इसमें इतना ही समझने लायक है। अब देखिए आप शक्तियां प्रदान करने का ढंग, कि भैया शक्तियां, अगला जो सेक्शन है तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, इनको ध्यान से देखना है आपको। देखिए अब देखिए आप धारा 32, धारा 32, धारा 32 कैसे संबंधित है, अरे उल्टा हो, धारा 32 जो है आपकी शक्तियां प्रदान करने का ढंग है। धारा 32 में क्या है, शक्तियां प्रदान करने का ढंग।
कौन कैसी शक्तियां प्रदान करेगा, देखिए इसमें क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय, राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषता नामों से या उनके पद के आधार पर अथवा पदावधियों के वर्गों में साधारणतः उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती। तो ये क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार। कौन कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार दोनों। उच्च न्यायालय जो कोई खास नहीं है और राज्य सरकार, मतलब कि भैया शक्तियां दे सकती, पद दे सकती, नाम दे सकती, उसके बारे में कह रहा है। तो कौन कौन दे सकता है, कोई विशेष पद विशेष नाम से इनको पुकारा जा सकता है, पद भद है ना, विशेष नाम से या विशेष पद से, जैसे अपन पढ़ते हैं सीजीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, है ना, तो इस नाम से, इस तरीके से जो उनके पदाभान दे सकते हैं, नाम वगैरह निश्चित कर सकते हैं। कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय भी कर सकता है और राज्य सरकार भी कर सकती है कि भैया किस नाम से जाने जाएंगे, जिला न्यायाधीश, है ना, इस तरीके के नाम होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट, ये सब। तो इस तरीके के जो पदावधान है, नाम वगैरह है, वो कौन निश्चित कर सकता है, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार। ये कोई खास नहीं ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कैसा, ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। तो ये कह रहा है कब से लागू होगा, जब उसको सूचना मिल जाती है, संसूचित किया जाता है उस व्यक्ति को, उस तारीख से वो प्रवर्तन में आएगा, लागू होगा। ये कोई खास नहीं है, बस पढ़ लिया, ध्यान नहीं, कोई खास नहीं है ना, इससे क्वेश्चन आना। देखिए 33 क्या कहता है, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। ये किसकी शक्तियां हैं, अधिकारियों की। ये भी कोई खास नहीं है ना, ये भी कोई खास सेक्शन नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। ये कहता है सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के मामले या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार या अन्यथा निर्देश ना दे या ना दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसा नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति जब किसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है तो जहां उसको जो शक्तियां मिली हुई हैं वो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा, जब तक कि स्पेशल पावर किसके द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उसे संसूचित नहीं किया जाता या सूचना नहीं दी, मतलब शक्तियां अलग से नहीं दी जाती या शक्तियों के बारे में बताया नहीं जाता। तो जैसी शक्तियां, मान लो कोई इधर से उधर जिले में गया तो जो शक्तियों का प्रयोग पहले वाला कर रहा था वही शक्तियों का प्रयोग ये भी करेंगे, है ना, अलग से कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक हाई कोर्ट या आपका राज्य सरकार इन्हें सूचित ना करे या बताए ना, सौंपे ना, ये सारी बातें हैं इसमें। तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कह रहा है शक्तियों को वापस लेना, सेक्शन 34। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि शक्तियों को वापस लेने में बस सब इतना याद रखिए कि जो शक्ति देता है वो वापस ले भी सकता है, जो आपको शक्ति दे सकता है वो आपको शक्ति वापस ले सकता है। बस इतना सा याद रखें, सभी में यही नियम लागू होता है। शक्तियां वापस कौन लेगा, जो देगा वही तो वापस लेगा, जिसने दी नहीं है वो वापस कैसे लेगा, है ना। तो जो आपको शक्तियां देता है वही आपको वापस ले सकता है। तो यही इसमें लिखा है कि यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन परिदत्त की है ना। तो राज्य सरकार भी ले सकती है आपकी शक्तियां वापस, और उच्च न्यायालय भी आपकी शक्तियां वापस ले सकता है जो उसने दी है या उसके किसी अधीनस्थ ने दी। अधीनस्थ ने दी मतलब भी यही माना जाएगा कि वो राज्य सरकार ने आपको शक्तियां दी है, क्योंकि राज्य सरकार उनको प्राधिकृत करती है कि किसी अन्य व्यक्ति को आप शक्तियां दे सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कौन दे रहा है शक्तियां, शक्तियां तो राज्य ही दे रहा है या उच्च न्यायालय दे रहा है ना। तो उसके भले ही वो किसी नीचे के अधिकारी को या कर्मचारी को या न्यायाधीश को सशक्त कर सकता है कि आप अपने नीचे के अधिकारियों को शक्तियां दे सकते हैं, आपको दे दिया पावर उसने। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूल रूप से वही व्यक्ति शक्ति दे रहा, शक्ति तो उच्च न्यायालय ही दे रहा है, शक्ति तो राज्य सरकार ही दे रही। तो राज्य सरकार और उच्च न्यायालय जिसमें जो आपको शक्तियां देती है वो आपसे शक्तियां वापस ले भी सकती है। दूसरा कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई थी। तो कह रहा है कि जो सीजीएम की बात कह रहा है कि सीजीएम है और जो जिला मजिस्ट्रेट है उनको जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं
वो किसके द्वारा वापस ली जाएंगी? जिसने उसे प्रदान की है। तो किसने प्रदान की होती है? उन्हें हाई कोर्ट प्रदान करता, तो हाई कोर्ट उनकी शक्तियां वापस भी ले सकता है, छीन भी सकता है। सीजीएम हो चाहे आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या फिर जिला मजिस्ट्रेट हो, दोनों की बात कर रहा है। तो इनकी शक्तियां वापस कौन ले सकता है? हाई कोर्ट ले सकता है। जिसने दिए वो वापस ले सकता है। ठीक है, ये तो ये कोई खास नहीं है सेक्शन, बस आप तो याद रखें जो शक्तियां देता है वो वापस ले भी सकता है। अब ये कह रहा है 35, ये भी कोई खास सेक्शन नहीं है, ये कोई खास नहीं है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। ये वाले जो सेक्शन है ये खास नहीं है, ना आते हैं। देखिए ये कह रहा है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया। हेडिंग जी से काम चल जाएगा इसमें। पद उत्तरवर्ती मतलब जब भैया कोई न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया है तो उनके नीचे जो भी न्यायाधीश होगा वो क्या कर सकता है? उनके कार्य संभालेगा ना, जो भी वो सीनियर होगा। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये क्या कह रहा है। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियां कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जाए। पद उत्तरवर्ती मतलब जो भी निचले क्रम का होगा, जो भी उससे नीचे के होगा, वो मजिस्ट्रेट व न्यायाधीश जो भी हो वो क्या कर सकता है? उसके कर्तव्यों का पालन कर सकता है। मान लो सीजीएम साहब से वो छुट्टी पे चले गए, तो इनसे नीचे जो भी मजिस्ट्रेट होगा, इनसे नीचे जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा? वो उनका पद धारण कर सकता है। अब ये चले गए तो पद खाली हो गया, तो ये अपना चार्ज की बात है। कुल मिला के ये अपना चार्ज किसको सौंपेंगे? जो इनसे नीचे होगा, पंक्ति में इनसे नीचे होगा, एकदम नीचे नहीं, बिल्कुल इनके बाद का होगा। इनके ये फर्स्ट नंबर पे है, जो सेकंड नंबर पे होगा वो क्या करेगा? वो उनका पद धारण कर सकता है, कार्य करेगा ना। आप चार्ज सौंपते तो जाओगे, तो जब तक मुझे नहीं आ जाते लौट के अपने छुट्टियां मना के, तब तक वो क्या करता रहेगा? वो इनका कार्य संभाले रहेगा, अपना भी संभाले रहेगा और इनका भी संभाले रहेगा, है ना। तो यही बात इसमें अधिनियम इस धारा में कही गई है। अब ये कह रहा, कई बार ऐसी स्थिति होती, शंका की स्थिति होती है कि भैया इसमें लिखा है जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या उसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती होगा। ये कह रहा कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, शंका है, एक ही रैंक के हो जाते हैं ना, एक ही रैंक के हो गए भैया, पता ही नहीं है कि बिल्कुल बराबर के हैं, एक ही सीनियरिटी है, एक ही टाइम समय के हैं। कई बार हो जाता है कि एक ही बराबर के रैंक के आ गए। तो ये शंका की स्थिति हो गई भैया, शंका हो गई, तो कह रहा है कि जब अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश के मामले में, किस मामले में? अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश है, तो इनके मामले में निर्धारण कौन करेगा? मतलब शंका को दूर कौन करेगा? शंका को दूर करेंगे सेशन न्यायाधीश। कौन करेंगे? सेशन न्यायाधीश दूर करेंगे। मतलब ये निर्धारित करेंगे कि भैया इनका पद उत्तरवर्ती कौन समझा जाएगा। तो शंका का समाधान कौन करेंगे? अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश के मामले में सेशन न्यायाधीश करेंगे। बस इतना याद रखना है। अब ये कहता है मजिस्ट्रेट के बारे में अगर शंका है तो यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश द्वारा अवधारित करेगा। अब ये तो अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश के मामले में शंका हो गई। अब मजिस्ट्रेट के बारे में शंका है, मजिस्ट्रेटों के बारे में शंका है कि भैया इनका पद उत्तरवर्ती कौन हो, यहाँ भी शंका पैदा हो गई। तो यहाँ शंका पैदा हो गई तो क्या रहा है? सीजीएम साहब कर सकते हैं और जिला मजिस्ट्रेट कर, दोनों कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, सीजीएम भी कर सकता है और जिला मजिस्ट्रेट भी लिखित आदेश द्वारा ये शंका का समाधान कर सकते कि भाई साहब इनके नीचे कौन को समझेंगे। हो जाता ना, एक ही रैंक के आगे भैया दो मजिस्ट्रेट हैं, दोनों एक ही रैंक के हैं, तो ये कह रहा है भैया उन मामलों में फिर ये सीजीएम साहब कर सकते हैं। कौन सी? मजिस्ट्रेटों के मामले, मजिस्ट्रेटों के मामलों में सीजीएम साहब कर सकते हैं और जिला मजिस्ट्रेट। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें, है ना। ये दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। शंका जहां है तो अपर और सहायक के मामले में सेशन, और मजिस्ट्रेट के मामले सीजीएम या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जा सकता है? शंका का समाधान किया जा सकता है लिखित आदेश द्वारा। अब देखिए जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 कल इसको मिटा ले। अध्याय 4 ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। अध्याय 4, अध्याय जो 4 है
वो आपका वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। कायदे संबंधित है वरिष्ठ पुलिस, पहला तो इसका नाम याद रखना है, नाम कभी कभी पूछ लिया जाता, सेक्शन वाइज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बाकी जो चैप्टर अंदर से पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर से कुछ आता हो, ऐसा कुछ नहीं, केवल सेक्शन वाइज ये चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन पूछे जाते हैं इससे, बाकी अध्याय का नाम भी पूछा जाता है, तो आप याद रखें कि जो अध्याय 4 है वो काय से संबंधित है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। तो इसको आप सेक्शन वाइज ही पढ़ना और सेक्शन वाइज ही याद रखना है। सेक्शन जो है 36 ये पूछा जाता है मोस्टली ये कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां किस धारा में दी गई हैं, तो आपको याद रखना धारा 36। ये अध्याय में आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, केवल आपको याद रखना है कि वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारियों की शक्तियां हैं, कौन से पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ मतलब जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां किसमें दी गई, कौन से पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी कौन से, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी शक्तियों की बात कह रहा है। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां कितनी धारा में दी गई, धारा 36 में, यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं बनता। अध्याय का नाम पूछा जाता है कि अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित अध्याय कौन सा है, अध्याय 4 है। ठीक है, कौन कौन सी धारा है, कहां से कहां तक, 36 से लेके 41 तक जाती है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट शुरू होता है, तो 36 से 41 तक जाती है। अब देखिए धारा 37 भी सेक्शन वाइज ही पूछा जाता है। सेक्शन 37 कि जनता जो है कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, किस धारा में बताया गया है, जनता के ऊपर है जी, जनता की लायबिलिटी है कि भैया मजिस्ट्रेट साहब की और पुलिस की दोनों की बात कह रहा है कि इन पर लायबिलिटी कि भैया जी जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करेंगी। तो इसमें दो तीन चीजें पढ़ लीजिए। ये देखिए पहला कहता है कब करेंगी उसकी सहायता, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। तो मतलब जब कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसा व्यक्ति जो उसकी अभिरक्षा से भागा है उसको गिरफ्तार कराने में, उसको पकड़वाने में अगर मजिस्ट्रेट इनकी सहायता मांगता है, पुलिस अधिकारी इनकी सहायता मांगता है, तो इनको सहायता देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है परिशांति भंग का निवारण या दमन करने में, पुलिस वाला है, मजिस्ट्रेट साहब है, वो दमन कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें भी ये क्या करेंगे, जनता उसकी सहायता करेगी। तीसरा है किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करने में। तो इन तीन चीजों में जनता की लायबिलिटी है, जनता क्या करेगी, मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। काय काय में करेगी, गिरफ्तारी में करेगी, दूसरा परिशांति भंग के निवारण में करेगी, और तीसरा रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति है उसको नुकसान या क्षति से बचाने के प्रयत्न कोई व्यक्ति करता है तो उसमें भी क्या करेगी, जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो ये भी सेक्शन वार याद रखना। बाकी ये 3 पॉइंट तो सिंपल है तो आपको वैसे ही याद रहेंगे, है ना। इसके बाद देखिए सेक्शन 38 जो है ये कह रहा है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। ये भी सेम है, ये कह रहा है यहाँ इनकी सहायता करता है या उस व्यक्ति की सहायता करेंगे जो किसका निष्पादन कर रहा है, वारंट का निष्पादन। ये अन्य व्यक्ति हो सकता है, आप जानते हैं कि वारंट का निष्पादन कौन कर सकता है, वारंट का निष्पादन सामान्यतः तो पुलिस वाले ही करते हैं या फिर न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। तो भैया वो अन्य व्यक्ति अगर कर रहा है तो ऐसा नहीं कि भैया पुलिस की तो करोगे इसकी नहीं करोगे, इसकी भी करोगे आप, जैसे इनकी मदद करते हो वैसे इसकी भी करोगे अगर ये वारंट का निष्पादन कर। तो ऐसा व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है उसकी भी सहायता करेगी जनता, और जनता उसकी सहायता करने के लिए भी क्या बात है, कौन कौन सी गिरफ्तारी वगैरह करने में, इस सब। तो ये 38 आपको इसमें भी सेक्शन याद रखना है, जनता किसकी सहायता करेगी, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है ऐसा व्यक्ति। अब ये सेक्शन जो है 39 जो बताया है ये इत्तला के बारे में बताया, जनता पे लायबिलिटी डाली कि जनता को सूचना देने के लिए बाध्य है। जनता क्या है, बाध्य है, कुछ सूचनाएं देने के लिए जनता को बाध्य बनाया गया है कि ऐसी जनता जो है अगर उसको पता पड़ता है कि कोई अपराध हुआ है तो निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने जो भी उसके निकट हो उनको क्या करेगी, सूचना देगी। कौन कौन सी सूचना देगी ये आप देख लें, वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। धारा 121 से 126 दोनों सहित यह धारा 136 अर्थात उस संहिता के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट राज्य के विरुद्ध अपराध, बस इतना याद रखिए कौन से अपराध, जो राज्य के विरुद्ध अपराध है या लोक प्रशांति से संबंधित कोई अपराध है, धाराएं भी लिखी हैं इसमें, या अवैध परितोषण से संबंधित कोई अपराध है, हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित कोई अपराध है, जीवन के लिए संकटकारी कोई अपराध है, बहुत सारी लिस्ट है इसमें, एक बार पढ़ लेना, वैसे आते नहीं है जी, है ना।
लेकिन एक बार पढ़ लेना। केवल धाराएं भी याद रख, इसमें अंदर की जो धाराएं वो रटने की कोशिश नहीं करना, ना वो आती हैं। केवल आप इतना याद रखना कि राज्य के विरुद्ध कोई अपराध हो, ऐसे अपराध हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। दूसरा, लोक प्रशांति से संबंधित कोई अपराध है। तीसरा आपको याद रखना है कि खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित कोई अपराध है। चौथा है जीवन के लिए संकटकारी कोई अपराध है। पांचवा आपको याद रखना कि फिरौती, डकैती, फिरौती आदि के लिए या व्यापारण से संबंधित कोई अपराध है, उसकी सूचना अगर इन्हें पता पड़ता है कि फिरौती हो रही है या व्यापारण हुआ है और इनको जानकारी है, तो ये चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत्या या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, तो इस मामले में भी सूचना, जिसको भी जानकारी हो जनता में किसी व्यक्ति को, उसको देने का कर्तव्य है। लूट और डकैती से संबंधित कोई अपराध है। लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग से संबंधित कोई अपराध है। संपत्ति के विरुद्ध दृष्टि से संबंधित कोई अपराध है। गृह अतिचार से संबंधित कोई अपराध है। करेंसी नोट और बैंक नोटों से संबंधित अपराध है। इन सभी की जनता की लायबिलिटी है कि जनता क्या करे, मजिस्ट्रेट या पुलिस जो भी निकट है उसको क्या करे, इन्फॉर्म करे, जानकारी दे। तो ये आपको याद रखना है। कुछ मामलों में कौन कौन से मामले वो नीचे है, तो हालांकि इसमें कुछ आता नहीं है, आपको केवल क्या करना है, ये याद रखना है इसका सेक्शन। अब देखिए ग्राम के मामलों में, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों की कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य, इसमें भी सेक्शन 40 याद रखना है। ग्राम के अधिकारी कौन होते हैं? जो चौकीदार वगैरह होते हैं, ग्राम में नियुक्त किए जाते हैं, जो उनकी बात कह रहा है। ग्राम में कई अधिकारी होते हैं, ग्राम का चौकीदार भी होता है ना, और भी अधिकारी होते हैं ग्रामों में जो नियोजित किए जाते हैं, उनके बारे में कह रहा है। ये लोग जब गांव में कोई घटना घटती है, जो गांव में कोई घटना घटती है और अगर इनकी जानकारी में है वो घटना, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट हो उसको सूचना दें, या फिर जो निकटतम पुलिस थाना हो उसको सूचना दें। कौन से अपराध? तो अपराधों के बारे में आप मत पढ़िएगा। अपराध वही सिंपल है कि भैया कोई लुटेरा उनके या कुख्यात अपराधी उनके गांव में आता है, जो मतलब जिस फरारी है जो, तो इसकी इनको खबर लगी तो इनकी सूचना देंगे। कहीं गांव में कोई का कत्ल हो गया, कोई मर्डर हो गया और किसी के खेत में कोई लाश पड़ी है, इनको जानकारी मिले तो उसकी सूचना देंगे। कहीं चोरी चकारी हो जाए, है ना, इस तरीके के कोई अपराध हो जाए, तो इन सब, या कोई ठग लुटेरा उनके गांव में आके बस गया, रहने लगा, छुपा हुआ है, तो उस सब की जानकारी ये लोग क्या करेंगे, निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को देंगे। तो इसमें ज्यादा, इसीलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसमें आपको दिमाग खराब नहीं करना है, केवल सेक्शन याद रखना। सेक्शन पूछे जाते हैं, सेक्शन सभी इंपॉर्टेंट है ना, सेक्शन सभी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद रखने हैं। लेकिन अंदर कोई आप सोचो कि कोई इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्ट है, तो कोई फैक्ट इस चैप्टर में नहीं है ना। बाकी जो अगला चैप्टर है अध्याय 5, वो अपन कल पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर है अध्याय 5, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अपन कल देखेंगे। ठीक।